दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के NCERT इतिहास भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 का अध्याय 10 जो है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और भारत में उपनिवेशवाद या ब्रिटिश शासन, उसके दौरान प्लासी का युद्ध, भारत में कर व्यवस्था यानी राजस्व एकत्र करने की जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में, बंगाल और अंग्रेजी शासन, जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे, जमींदारों की लापरवाही, फसलों की कम कीमत, सूर्यास्त विधि, जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण, किसानों का जानबूझकर कर न देना और जमींदार और नीलामी। इसके अलावा इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना, पांचवी रिपोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी, पहाड़ी लोग, अंग्रेज और पहाड़ी जनजाति, बुकानन और राजमहल की पहाड़ियाँ, संथाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा कपास की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ ये 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय उपनिवेशवाद और देहात। दोस्तों मुगल दौर में ही अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे, आप जानते ही हैं। और जैसे जैसे मुगल शासन कमज़ोर हुआ, अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत बंगाल से हुई और ये माना जाता है कि बंगाल तत्कालीन समय में सबसे समृद्ध राज्य था। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। 1757 में बंगाल के एक जगह प्लासी में बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। इसको ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज़ों की सेना के बीच में हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई। अपने ही कुछ लोगों ने जो है सिराजुद्दौला को दगा दिया था, धोखा दिया था, इस कारण अंग्रेज़ों की विजय हुई। और यहीं से यानी प्लासी के युद्ध में विजय से भारत में अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत मानी जाती है। कर व्यवस्था तो आप जान लीजिए, बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने कर वसूलने की व्यवस्था बनाई यानी राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था। और अंग्रेज़ों के दौर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित थी। इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था, जिसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। देखिए दोस्तों, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस्तमरारी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस व्यवस्था को किसने शुरू किया? 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। और उस समय जो बंगाल राज्य था उसमें वर्तमान का बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र शामिल था। और इसी क्षेत्र में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। और इस व्यवस्था की सबसे खास बात ये रही कि इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को नियुक्त किया गया था। वो सभी लोग जो अंग्रेजी शासन से पहले शक्तिशाली थे, जैसे नवाब, पुराने राजा, साहूकार आदि, अंग्रेज़ों द्वारा इनको जमींदार बना दिया गया। और हर जमींदार को कुछ गांव दिए गए जहां से वो कर इकट्ठा करता था। और कर ब्रिटिश शासन के जो है शासन संचालन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हर जमींदार से एक निश्चित रकम कर के रूप में ली जाती थी। जमींदार किसानों से अपनी इच्छानुसार कितना भी कर वसूल सकते थे। और इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त कहा गया क्योंकि इसमें जमींदारों को एक अस्थाई रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। इसे जमींदारी व्यवस्था कहा गया क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार महत्वपूर्ण थे। तो आपने राजस्व संग्रहण या राजस्व या कर इकट्ठा करने की इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था के बारे में जान लिया। अब आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये व्यवस्था 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। भारत के दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयत का अर्थ किसान होता है और इस व्यवस्था में किसान स्वयं जाकर अपना कर जमा करवाता था
और इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, क्योंकि रैयत यानी किसान जो है वो स्वयं अपना कर अदा करता था। तीसरी व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1833 में लागू किया गया। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा पूरे गांव का कर इकट्ठा किया जाता था, फिर उसे अंग्रेजी शासन को जमा करवाया जाता था। इसे भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी क्यों कहा गया, क्योंकि महाल का अर्थ गांव होता था और एक व्यक्ति पूरे गांव का राजस्व एकत्रित करके ब्रिटिश राजकोष में जमा कराता था। बंगाल और अंग्रेजी शासन। आप जानते हैं कि बंगाल जो है उस समय सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य था। बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना होने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की व्यवस्था को बदलने के प्रयास किए ताकि वो ठीक से शासन कर सकें। अंग्रेजी शासन की शुरुआत के समय बंगाल में गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, परंतु ये कृषि व्यवस्था अनेक समस्याओं और संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। अंग्रेजों को ये एहसास हुआ कि इस व्यवस्था को सुधार करके कृषि में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया, और इस व्यवस्था में पुराने शासन के सभी शक्तिशाली लोगों को जमींदार नियुक्त किया गया। इसमें नवाब, पुराने राजा, साहूकार आदि थे। इन सभी जमींदारों को अंग्रेजी शासन द्वारा गांव से कर वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अंग्रेजी सरकार इस जमींदारों से एक निश्चित रकम कर के रूप में लेती थी और जमींदारों को किसानों से अपनी इच्छानुसार कर वसूलने की छूट थी। इसको ही अस्थाई और जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था। जमींदार जमीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो अंग्रेजी शासन के लिए कर वसूलने का कार्य करते थे, यानी वो एजेंट के रूप में थे। और अंग्रेजी शासन को ये आशा थी कि इस व्यवस्था के कारण कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जमींदारों को किसानों से कर वसूलने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वो अंग्रेजी शासन को ठीक समय पर कर नहीं अदा कर सके। जमींदार ठीक समय पर राजस्व क्यों नहीं दे पाते थे, आपको जानना चाहिए। दोस्तों, शुरू के कुछ वर्षों में ये व्यवस्था ठीक प्रकार से चली, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होने लगीं और जमींदार और किसान दोनों का शोषण होने लगा। ऐसा होने के क्या कारण थे? तो ऐसा होने के कई कारण थे, जिसमें एक जमींदारों की लापरवाही, जैसे इस्तमरारी व्यवस्था के लागू होने के बाद एक लंबे समय तक जमींदारों ने इसे गंभीर रूप से नहीं लिया, जिस वजह से जमींदारों पर बकाया राजस्व बढ़ता गया और एक समय बाद उनके लिए ये राजस्व चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके अलावा एक तो लापरवाही जमींदारों की और दूसरा कारण ये था बहुत ज़्यादा राजस्व मांग। शुरुआती व्यवस्था में राजस्व मांग बहुत अधिक थी, यानी कि जमींदारों को बहुत ज़्यादा कर अंग्रेजी शासन को चुकाना होता था। इतना कर वह किसानों से वसूल नहीं कर पाते थे, जिस वजह से बकाया कर की राशि बढ़ती गई। फसलों की कम कीमत। तो जिस दौर में इस व्यवस्था को लागू किया गया था उस दौर में फसलों की कीमत बहुत कम थी और इतनी ऊंची मात्रा में कर चुका पाना किसानों के बस में नहीं था। किसानों से कर एकत्रित न कर पाने के कारण जमींदार भी सरकार को कर नहीं दे पा रहे थे और धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है समस्या ला रही थी, न केवल किसानों के लिए बल्कि जमींदारों के लिए भी। एक तो इसकी एक कमी ये थी कि ये व्यवस्था असमान थी। कर की व्यवस्था पूरी तरह से समानता पर आधारित नहीं थी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, निश्चित कर को सही समय पर चुकाना होता था और कई बार फसल अच्छी ना होने, खराब हो जाने से किसान जमींदारों को कर नहीं दे पाते थे, लेकिन जमींदारों को इस स्थिति में कोई छूट नहीं दी जाती थी। एक और नया कानून लाया गया, सूर्यास्त कानून। इस विधि के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तिथि में सूर्यास्त होने तक अपना राजस्व नहीं चुका पाते थे तो कर की कीमत दोगुनी कर दी जाती थी और कई स्थितियों में जमींदारों की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण। तो अंग्रेजी शासन द्वारा जमींदारों की शक्तियों को नियंत्रित कर दिया गया, जिस वजह से वह न तो अपनी सेना रख सकते थे और न ही किसानों पर दबाव बनाकर कर वसूल कर सकते थे। और ये भी कारण रहा कि जमींदारों को कर इकट्ठा करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
साथ ही साथ एक समस्या इसमें ये थी कि किसान जो है वो जानबूझकर कर नहीं अदा करते थे। कभी कभी किसान जानबूझकर कर देने में देरी करते थे। जमींदारों को ऐसे परेशानी में देखकर किसान बहुत खुश होते थे और ऐसी परिस्थिति में जमींदार किसानों पर मुकदमा तो चला सकता था, लेकिन उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया भी बहुत लंबी थी और इसी वजह से मुकदमा करने के बाद भी जमींदार कर इकट्ठा नहीं कर पाते थे। जमींदार राजस्व न दे पाते थे। ऐसी स्थिति में क्या होता था, जब जमींदारों द्वारा राजस्व नहीं दिया जाता था, यदि जमींदार अंग्रेजी शासन द्वारा निर्धारित राजस्व को सही समय पर नहीं दे पाते थे तो उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था। जमींदारों की संपत्तियों और भूमि को नीलाम कर अंग्रेजी शासन की वसूली किया करता था और इससे कर की वसूली होती थी। नीलामी के अंदर जमींदार की संपत्तियों की बोली लगाई जाती थी और वो व्यक्ति जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे वह जमीन और संपत्तियां बेच दी जाती थीं। इस तरह अंग्रेजी शासन जमींदारों द्वारा राजस्व जमा न किए जाने पर राजस्व वसूलता था। जमींदार और नीलामी तो राजस्व न चुका पाने की स्थिति में जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था, लेकिन इस स्थिति में जमींदार अनेकों तरीकों से अपनी संपत्तियों को बचाने का प्रयास करता था। एक तो फर्जी बिक्री। कई बार जब जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम किया जाता था तो इन नीलामियों में जमींदार के लोग, उसके रिश्तेदार या उसके जान पहचान वाले जमींदार ऊंची बोली लगाकर ज़मीन को खरीद लेते थे। आगे चलकर वह नीलामी की राशि देने से मना कर दिया करते थे, जिस वजह से संपत्तियों को दोबारा नीलाम करना पड़ता था। साथ ही साथ दोबारा इसी तरीके से जमींदार के जानकारों द्वारा संपत्ति को खरीद लिया जाता था और अंत में दोबारा राशि देने से मना कर दिया जाता था। इस तरह ये व्यवस्था चलती रहती थी और अंत में जमींदार को ही बहुत कम दाम में ये ज़मीन बेच दी जाती थी। एक दूसरी स्थिति थी कब्जा न देना। कई परिस्थितियों में जब कोई बाहर का व्यक्ति ज़मीन खरीद लेता था तो उसे ज़मीनों पर कब्जा नहीं दिया जाता था या डरा धमका कर भगा दिया जाता था। ये व्यवस्था काफ़ी हद तक जोर ज़बरदस्ती और ताकत द्वारा चलाई जाती थी। कई बार पुराने जमींदारों के लठियल या गुंडे नए खरीदार को मार पीट कर भगा देते थे और पुराने किसान भी नए लोगों को ज़मीन में नहीं घुसने देते थे। महिलाओं को स्थानांतरित करके तो कई बार जमींदारों द्वारा अपनी संपत्ति को महिलाओं के नाम कर दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजी शासन महिलाओं से ज़मीन नहीं छीनता था। एक घटना है पश्चिम बंगाल में बर्दवान की नीलामी की घटना। 1797 में वर्धमान में एक नीलामी की गई। इस नीलामी में वर्धमान के राजा की संपत्ति बेची जा रही थी, क्योंकि राजा ने राजस्व राशि नहीं चुकाई थी। बोली लगाने के लिए नीलामी में अनेकों लोग शामिल हुए और अंत में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को संपत्तियां बेच दी गईं। लेकिन बाद में पता चला कि नीलामी में शामिल ज़्यादातर खरीदार राजा के नौकर या उसके जान पहचान वाले थे। इस नीलामी में हुई 95% से ज़्यादा खरीदारी फर्जी थी और इस नीलामी से पहले राजा द्वारा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही अपनी माता के नाम कर दिया गया था। जोतदार तो आप जान लीजिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ धनी किसानों का उदय हुआ। ये ऐसे किसान थे जिनके पास बड़ी मात्रा में भू संपत्ति थी। इनकी ज़मीन पर बटाईदार किसानों द्वारा खेती की जाती थी, यानी वो ज़मीन किसानों की नहीं होती थी, लेकिन वो क्या करते थे, अपने मेहनत से उसका एक हिस्सा प्राप्त करते थे। ये बटाईदार किसान अपने हल और औजार लाकर खुद खेती करते थे और अंत में फसल का आधा भाग भूमि के मालिकों यानी धनी किसानों को दे देते थे और इन बड़े किसानों को ही जोतदार कहा गया। कुछ जगहों पर इन्हें हवलदार, गारंटीदार या मंडल भी कहा जाता था। इन जोतदारों का गांव और उस गांव के किसानों पर अत्यधिक प्रभाव था। जमींदार ज़्यादातर शहरों में रहा करते थे, जबकि जोतदार गांव में ही रहते थे। इस वजह से ये किसानों के ज़्यादा निकट थे। मुश्किल परिस्थितियों में जोतदार किसानों की मदद भी किया करते थे, जिस वजह से किसान जोतदारों का समर्थन करते थे। जमींदारों के द्वारा गांव में कर को बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए गए, परंतु जोतदारों ने इसका खुलकर विरोध किया और कई परिस्थितियों में जोतदार किसानों को कर देने से मना करते थे। इस वजह से जमींदारों को कर नहीं मिल पाता था, उनकी संपत्तियों को नीलाम किया जाता था और इस स्थिति में ये जोतदार जाकर उन जमींदारों की संपत्तियों को खरीद लिया करते थे और लाभ कमाते थे। उस समय उत्तर बंगाल में जोतदार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब आइए इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में की गई, आप जानते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1600 में इसकी स्थापना हुई थी और आप जान लीजिए 1690 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने शासन को स्थापित किया। तभी से इंग्लैंड की व्यवस्था द्वारा उस पर नज़र रखी जा रही थी। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी थी जो भारत और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इसी वजह से इंग्लैंड के कई व्यापारी वर्गों ने इसका विरोध शुरू किया, क्योंकि वो भी भारत और चीन में आकर व्यापार करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना, तो आप जान लीजिए कई राजनीतिक समूहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की। आलोचना के प्रमुख बिंदु ये थे कि बंगाल पर हुई विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कर नहीं दिया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार और अधिकारियों का लालच बढ़ता जा रहा है और कंपनी बंगाल में अव्यवस्थित रूप से शासन कर रही है। इन सब आलोचनाओं के समर्थन में ब्रिटेन की संसद के अंदर कई रिपोर्ट पेश की गई। इन रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों की जानकारी थी। इन रिपोर्टों में सबसे महत्वपूर्ण 5वीं रिपोर्ट थी। हम 5वीं रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। ये 1002 पन्नों की एक रिपोर्ट थी। इसमें जमींदारों और किसानों की अर्जियां शामिल थीं, जिसमें उन्होंने कर माफ़ी की अपील की थी। इसमें अलग अलग ज़िलों के कलेक्टर की रिपोर्ट भी शामिल थी। साथ ही साथ इसमें राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित जानकारी भी थी और इसमें जमींदारी के नीलाम होने और जमींदारों द्वारा अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए अपनाए जाने वाले नए नए हथकंडों का भी वर्णन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में जो 5वीं रिपोर्ट थी, उसमें इन रिपोर्टों पर ब्रिटेन की संसद में गंभीर बहस की गई। इन रिपोर्टों के आधार पर ही 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कंपनी के प्रशासन से संबंधित कई अधिनियम भी लाए गए और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए समितियां बनाई गई। भारत में प्रशासन से संबंधित रिपोर्टों को भेजने के लिए कंपनी को मजबूर किया गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जो हैं ये भी प्रभावित हुए और इन्होंने ब्रिटिश शासन को प्रभावित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़ी लोग रहा करते थे। ये लोग जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। यह इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे और पूरे जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे। जीवन निर्वाह के लिए इनके द्वारा झूम खेती की जाती थी, जिसमें ये जंगल में स्थित झाड़ियों को काटकर ज़मीन को साफ कर लेते थे, फिर अपने कुदाल की मदद से ज़मीन को खोदकर वहाँ पर खेती करते थे और ये मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और दाल उगाते थे। जब तक ज़मीन उपजाऊ रहती थी उस ज़मीन पर खेती की जाती थी। उसके बाद ये जगह बदलकर दूसरी ज़मीन पर इसी तरह खेती करते थे। ये लोग, पहाड़ी लोग, बाहरी लोगों के जंगल में प्रवेश का विरोध करते थे और किसी बाहरी व्यक्ति के जंगल में प्रवेश करने पर उसे लूट कर भगा दिया करते थे। इन सभी का एक मुखिया हुआ करता था जो समूह में एकता बनाए रखने का काम करता था। इन पहाड़ी लोगों और मैदानी लोगों में लड़ाई होने पर वह मुखिया अपनी जनजाति का नेतृत्व करता था। ये अक्सर मैदानी इलाकों पर आक्रमण किया करते थे और ये आक्रमण खाद्यान्न, पशुओं और अपनी ताकत को दिखाने के लिए किए जाते थे। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को शांति बनाए रखने के लिए इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था। इस प्रकार यदि कोई व्यापारी पहाड़ों से होकर गुजरता था तो उसे भी इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था ताकि ये जनजातियाँ उन पर हमला न करें। तो उस समय जब ये दौर था, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में ये पहाड़ी लोग बंगाल में बहुत अधिक सक्रिय थे। अंग्रेज और पहाड़ी जनजातियों के संबंध कैसे थे? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई को प्रोत्साहित किया। इस कटाई के कारण खेती करने योग्य भूमि में वृद्धि हुई, जिससे अंग्रेजों को अधिक राजस्व मिल पाता और जंगल में रहने वाले लोगों को अंग्रेज असभ्य और उपद्रवी मानते थे। उन्होंने इन लोगों को नियंत्रण में करके सभ्य बनाने और खेती के कार्यों में लगाने का निश्चय किया। इससे खेती कार्य में वृद्धि होती और इसका परिणाम ये होता कि अंग्रेजों को और अधिक कर और राजस्व मिलता। धीरे धीरे जंगलों का सफाया किया जाने लगा और इन क्षेत्रों में कृषि बढ़ने लगी और इन सभी वजहों से पहाड़ी लोगों को ऐसा लगा कि मैदानी क्षेत्र के लोग उनके जंगलों पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। इस वजह से पहाड़ी लोगों ने मैदानी लोगों पर और ज़्यादा हमले शुरू कर दिए।
इन आक्रमणों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने 1770 के दशक में पहाड़ी लोगों को मारने की क्रूर नीति अपनाई, लेकिन ये पूरी तरह असफल रही। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्तस क्वींसलैंड ने शांति की एक नीति प्रस्तावित की और इनका मानना था कि पहाड़ी मुखिया को हर वर्ष भत्ता दिया जाए ताकि वो मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण न करे और शांति बनाए रखे। लेकिन बहुत से मुखियाओं ने ये भत्ता लेने से मना कर दिया और जिन्होंने ये भत्ता लिया उनके क्षेत्र के निवासियों द्वारा मुखिया के पद से हटा दिया गया। अब आइए बुकानन और राजमहल की पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में माइकल बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। वो एक अंग्रेजी अधिकारी था, लेकिन जहाँ भी गया उसने हर बात का वर्णन अपनी डायरी में लिखा। उसने लिखा कि यह क्षेत्र एक खतरनाक क्षेत्र था, यहाँ बहुत ही कम यात्री आने की हिम्मत कर सकते थे। उसके अनुसार पहाड़ियों के निवासियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था और ये बाहरी अधिकारियों से बात करने को तैयार नहीं थे। वे अंग्रेज़ों के एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके पहाड़ी लोगों के जीने के तरीके को बदलना चाहते थे। पहाड़ी समुदायों में एक संथाल समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण था और पहाड़ी समुदायों को सभ्य बनाने, कृषि कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा किए गए प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ। जब अंग्रेज़ों को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी तो वह जंगल को साफ करके बनाए गए क्षेत्रों में रह सकें और खेती कर सकें, और इस दौर में अंग्रेज़ों का ध्यान संथाल समुदाय की ओर गया। 1780 के दशक में आसपास से संथाल बंगाल में आने लगे। उस दौर में आप जान लीजिए जमींदारों द्वारा इन्हें खेती करने के लिए भाड़े पर रखा जाता था और अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें पहाड़ी इलाकों में बसाया गया ताकि ये कृषि करके अंग्रेजी राजस्व में वृद्धि कर सके। अंग्रेजी सरकार ने संथालों को ज़मीन देकर राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया और यहाँ पर ज़मीन के एक बहुत ही बड़े हिस्से को संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया और इस इलाके को दामन ए कोह का नाम दिया गया। इस क्षेत्र के चारों ओर सीमाएं बनाई गई, नक्शा तैयार किया गया और इस क्षेत्र में आने के बाद संथालों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या 1830 में लगभग 40 के आसपास थी, जो 1851 में 1473 तक पहुंच गई और इसी दौर में जनसंख्या 3000 से बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। संथालों के आने का असर क्या रहा, तो ये पहाड़ी लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इनकी वजह से उन्हें जंगलों में और अंदर जाना पड़ा जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन का अभाव था और इनकी वजह से शिकारियों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ संथालों का जीवन पहले से बेहतर हो गया। अब वो खानाबदोश की जगह अस्थायी खेती करने वाले किसान के रूप में जाने लगे। धीरे धीरे बाजार के लिए वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे थे। इसी दौर में अंग्रेजी शासन द्वारा दोस्तों कर में वृद्धि की गई। साहूकार भी ब्याज की ऊंची दरें वसूलने लगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए संथालों ने 1850 में जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया था। कुदाल पहाड़ी लोगों और हल को संथालों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पहाड़ी लोग कुदाल से ज़मीन खोदकर खेती करते थे, जबकि संथालों द्वारा खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपने जाना कि अंग्रेजी प्रशासन द्वारा 1820 में दक्षिणी भारत के दक्कन वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान अपनी भूमि का मालिक होता था और वही सीधे कर अदा करता था। कई बार कर चुकाने के लिए किसानों द्वारा साहूकारों से ब्याज पर धन उधार लिया जाता था, जिसकी वजह से वो कर्ज के तले दबे जा रहे थे। इस दौर में आगे जाकर क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिस वजह से कृषि उत्पादन में कमी आई और अंग्रेजी शासन द्वारा कर में कोई कमी नहीं की गई। इस वजह से किसानों की समस्या और बढ़ गई। इसके अलावा कपास की खेती, तो 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जिस वजह से इंग्लैंड और अमेरिका के बीच होने वाला कपास का व्यापार लगभग बंद हो गया और इस दौर में भारत के दक्कन क्षेत्र में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया और मन लगाकर कपास की खेती की। इस दौर में जो है किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आया, लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति के साथ किसानों की स्थिति पहले से भी बुरी हो गई। कपास की खेती करने वाले किसान
अब उनके सर पर वो कर्ज था जो उन्होंने कपास की खेती के लिए लिया था, लेकिन कपास की मांग लगभग ना के बराबर हो चुकी थी। इन सब समस्याओं के कारण दक्कन दंगे की शुरुआत हुई। लास्ट में देखते हैं दक्कन दंगा। तो 12 मई 1875 को किसानों ने विद्रोह की शुरुआत की। ये विद्रोह साहूकारों और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। इसकी शुरुआत पुणे में स्थित एक जगह सूपा से हुई। इस विद्रोह में बहुत सारे साहूकारों को मारा गया, उनके खेतों को जला दिया गया, माल गोदामों को लूट लिया गया और ये उस दौर में सबसे बड़े दंगों में से एक रहा। कई साहूकारों की जान इस दंगे के दौरान चली गई और बड़ी मात्रा में संपत्ति का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने 12वीं कक्षा के NCERT इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत उपनिवेशवाद और देहात अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को, जानकारियों को और अवधारणा तथा विचारों को अच्छे से पढ़िए और इसको तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो और जो ज़रूरी तथ्य हैं वो आपको तैयार हो जाएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।